नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के अंदर सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि इंडेक्स तो तेजी में है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी भी मंदी के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स करीब-करीब 482 अंक ऊपर है, आधा परसेंट ऊपर यहाँ पे कामकाज हो रहा है। निफ्टी करीब आधा परसेंट ऊपर है, निफ्टी बैंक 3/4% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब-करीब 1/4% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस क्लाइम में 1200 शेयर तेजी में है और 1500 शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी का है, 1% की तेजी वहां से आ रही है। पीएसयू बैंक्स कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए और फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अदरवाइज प्रेशर है एफएमसीजी में, एनर्जी में, जहां पर कुछ हद तक दबाव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैन साहब मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी जैन साहब से बातचीत होगी कई सारे स्टॉक्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल राय को लेकर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार तो सर तेजी में दिख रहा है, अगर आप इंडेक्स देखोगे तो, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो मंदी में है। तो करा क्या जाए सिचुएशन में? सर, निफ्टी के जो टारगेट कल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं आपके शो पे भी और परसों से बल्कि 26,184.95 ये टारगेट अचीव हो गया है। अगर इसको स्लाइस थ्रू करता है तो 26,280 तक निकलेगा। एक छोटा रेजिस्टेंस 75 मिनट के चार्ट पे 26,228 है, तो अगला टारगेट 26,228 पकड़िए, उसके ऊपर 26,280। बैंक निफ्टी का अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। 59,866.6 का, तो ये टेस्ट होते होते शायद 228 हम निफ्टी पे टेस्ट कर लेंगे। तो अभी भी तेज लग रहा है। ब्रॉडर स्पेस में अभी भी ब्लड बाथ चल रही है। अगर कहीं अर्निंग्स और इस टाइप की ठीक ठाक फ्लो है और चार्ट पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है, तो थोड़ी बहुत आपको अपसाइड मिल सकती है। लेकिन 10, 20 एक दूसरे के नीचे है, 10, 20, 50 चार्ट पे, तो आपका स्टॉक वीकर कैटेगरी में है। और यहाँ से 15-20% अगर स्मॉल कैप मिड कैप सरक जाए, कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी वीकर स्टॉक्स में। तो थोड़ी और अगर गिरावट गहराती है ब्रॉडर मार्केट्स में, तो उसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। जैन साहब, एक ही सवाल है कि मिड कैप स्मॉल कैप चार्ट पर कहां थमता हुआ दिख रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप सर, अगेन ये मतलब अब देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिला के तो आप कितना गिन लें, 3,000 के ऊपर स्टॉक्स होंगे, तो सब पे अलग अलग व्यू होगी। इंडेक्स मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। इसमें अभी और कंफर्मेशन एविडेंस प्रूफ की जरूरत है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। वो अपने चर्निंग फेज में है। वीकर स्टॉक्स, अब लोग पूछते थे कि वीकर और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। एकदम सिंपल रूल बता रहा हूँ, वीकली चार्ट लगा लीजिए, 10, 20, 50 मूविंग एवरेज लगा लीजिए, एक दूसरे के नीचे हैं तो वीकर स्टॉक्स हैं। इस कंसोलिडेशन में 20% सरक जाए, कोई सरप्राइज नहीं है। 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है और मूविंग एवरेज के पास है स्टॉक, तो कंसोलिडेट करेंगे। मूविंग एवरेज से दूर है तो पुल बैक लेके मूविंग एवरेज पे आएंगे। तो इन शॉर्ट, इस समुद्र मंथन में अगर आपके पास जहर है, यानी 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं, तो फिर आप दिक्कत में हैं। अगर अप ट्रेंडिंग काउंटर्स हैं, 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर हैं, तो फिर कंसोलिडेशन और थोड़ी सी पुल बैक देख सकते हैं। बट इवेंचुअली वो पुल बैक लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगी नए हाइस के लिए। हम्म तो एक राय आपको दी गई है बीएससी स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस को लेकर भी। अब जरा निफ्टी के गेनर लूजर लेकर आइए स्क्रीन पर। आज किस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं? आज निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयर या मंदी वाले शेयरों की बात की है तो सबसे ज्यादा तेजी जहां पर है उसमें आता है श्रीराम फाइनेंस का नाम, बजाज फिनसर्व का नाम, फाइनेंस का नाम। ये आरबीआई की पॉलिसी के बाद खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में खरीदारी है, गिरने वालों में एचयूएल है, इंडिगो है, ट्रेंट है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है जहां पर प्रेशर है। मिड कैप में आज एम&एम फाइनेंस चल रहा है, एसबीआई कार्ड चल रहा है, इंडस टावर चल रहा है, साथ साथ मैरिको में खरीदारी है। बिकवाली है प्रीमियर एनर्जी में, वारी एनर्जी में, पावर इंडिया में, आयरिडा जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज हिमाद्री स्पेशलिटी में खरीदारी है, जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी है, वारी वोखार्ड में खरीदारी है, पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी है। बिकवाली है केन्स टेक में, एम्बर एंटरप्राइजेस में, रेडिंगटन में, कैंप्स में, जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, दो शेयर देखिए, एक है इंडिगो, वो मेहम मचा हुआ है दिल्ली में एयरपोर्ट पर, जहां इन्होंने आज पूरे दिन की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। और दूसरा केन्स टेक, ये पिछले 2 दिन से मेहम में है। क्या करा जाए? तो देखिए, इंडिगो में तो जब प्रमोटर सेलिंग हुई थी ये अगस्त एंड में 5,800 के आसपास, तब से 5,035 का टारगेट खुला हुआ है।
और मैं 5035 पे भी बायर नहीं रहूंगा, अनलेस कोई मेजर कंफर्मेशन या ट्रेंड चेंज मिल जाए, मैं नहीं रहूंगा। और 5035 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये थोड़े से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है काउंटर। केन्स टेक्नोलॉजी में भी 7780 पे ब्रेकआउट आते आते नहीं आया और अब लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है। परसों भी शायद हमने डिस्कस किया था, 4590 के आसपास गैप है, वो फिल हो चुका है। यहाँ से बाउंस बैक शायद नहीं आए, अगर आती है तो ठीक है, नेक्स्ट राउंड में नीचे आएगा, अगर नहीं आती कंटिन्यू स्लाइड करता है। 3887 का टारगेट खुला हुआ है। तो 3887 का टारगेट यहाँ पर खुला हुआ है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला, आप व्हाट्सएप के जरिए, यानी 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप money9query@tv9.com पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी हमारे साथ अपने कमेंट भेजकर जुड़ सकते हैं। एक सवाल आया है, सुमित सर, आरबीआई रेट कट ने बैंकिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट करेगा? खरीद लिया था लेकिन डाउन हो गया। देखो सर, ये यूजुअली रेट कट होना इज बेनिफिशियरी फॉर एनबीएफसी, जो अभी आया है कि वो लोग पैसा उठाते हैं और उनको सस्ता रेट मिलेगा, इसीलिए आपको बजाज फिनेंस तेज दिख रहा है, बजाज फिनसर्व तेज दिख रहा है, या श्रीराम फिनेंस तेज दिख रहा है। लेकिन जो कंपनियां रिन्यूएबल स्पेस को लेंड कर रही हैं, उनमें कुछ कंसर्न दिखाई पड़े कि वहां पर आरबीआई ने कैप कर दी, इसलिए आईरेडा नीचे दिख रहा है। सो लाइकवाइज ये रिएक्शन बाजार में आते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बैंक्स पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैन साहब, बैंक को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? उन्होंने खरीद रखा है, क्या करें अभी? क्या खरीद रखा है सर? मैं सॉरी मिस कर गया, या सौदा काटा था। इन्होंने बैंक्स में, बैंक निफ्टी में, बैंक्स में खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए? इन्होंने आरबीआई पॉलिसी देख के एंटर किया था, अब वो नीचे आ गया है, सो क्या करें? सर बैंक तो लगभग सभी तेज है, बैंक निफ्टी डे हाई हिट कर रहा है, एक्सिस बैंक तेज है, मतलब बैंक तो तेजी ही है। तो बैंक अगर आपके पास होल्ड है तो नए ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड कीजिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी है, बैंक निफ्टी में तेजी है। सरकारी बैंक थोड़े 19-20 हैं तो नॉट श्योर, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंक निफ्टी दोनों में बम्पर तेजी है। हम्म, ठीक है। एनीवेज, एक सवाल रिलायंस को लेकर आया है। इन्होंने रिलायंस में क्या करना चाहिए? अभी ये निवेशित है इसमें, बतौर इन्वेस्टर या ट्रेडर क्या किया जाए? सर ट्रेडर के लिए तो रिलायंस बहुत, जब तक 100% कंफर्म ट्रेड ना बने नहीं करना चाहिए, जो अभी नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए ऑन डिप्स, सॉरी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। 50 डे मूविंग एवरेज 1486 अगर मिलता है तो आई वुड ऐड माय पोजीशन। 1597 के ब्रेकआउट पे आई वुड ऐड माय पोजीशन। दोनों केस में मेरे को 2000 से 2200 दिख रहा है, तो कोई भी स्टॉप लॉस टारगेट मैं इस पे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अब पास है। और किसी भी दिन अगर फ्लैश क्रैश मिलता है तो मैं ऐड करूंगा। अगर मैं 22 से कुछ भी बोल देता हूँ तो 30 दिन, 5 दिन वाले उस बैकेट में आ जाता हूँ, तो मैं उस वो चांस नहीं लेना चाहता। हम्म, नितेश सरंगी सर आपके फैन हैं, प्रशंसक हैं। इन्होंने ट्रांस रेल लाइटिंग और सोम डिस्टिलरी, इन दोनों में एंट्री लेने की बात की है। अब क्या करना चाहिए ना? ट्रांसरेल और सोम डिस्टिलरी, ट्रांसरेल तो सर ये इतना लंबा डिस्कशन आप ही के शो पे हुआ था कि 738 पे ब्रेकअप तलाक सब हो गया है, नया गठबंधन कब होना चाहिए। तो 606 पे नहीं सपोर्ट मिला है तो अब 524 रुपए आते हुए दिख रहा है। इतना लंबा डिस्कशन तो अपन कर ही चुके हैं कि इससे ब्रेकअप हो गया है। अब पलट के इसकी तरफ नहीं देखना है 524 रुपए तक। सोम डिस्टिलरी 115 STBL 115 के आसपास कोई बुलिश एविडेंस नहीं मिला। 108.71 का अगला टारगेट था, ये भी आ गया है। इस जोन में कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करके चल सकते हैं। वेट फॉर बुलिश एविडेंस, अति उत्साह में नहीं कूदना चाहिए। अभी वेट कीजिए बुलिश एविडेंस का। तो अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप एंटर करिएगा, ज्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कि टाटा पावर में 10% का प्रॉफिट है, क्या लेकर निकल जाए या अभी बने रहें? लेके निकल जाइए, 414 का अलर्ट लगा लीजिए, 414 के ऊपर निकले तो दोबारा बाई कर लीजिएगा।
तब आपको मोमेंटम ऑल टाइम हाई तक का मिल जाएगा, बट 414 निकालने में इसके पसीने छूट जाएंगे। अभी 8-9 महीने से तो नहीं निकला है, और शायद ये लंबी कंसोलिडेशन में रहेगा। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो रहेगा इसमें, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। एक सवाल आया है, एनसीसी में एग्जिट लेवल मिलेगा क्या, स्वाति जी पूछ रही हैं। देखिए एनसीसी में आपको अब बहुत मुश्किल है कि एग्जिट लेवल मिले, क्योंकि जब ये फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा था 205, तब भी हम बोल रहे थे कि बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, पुल बैक कंप्लीट कर रहा है, निकलिए। 167 नीचे आएगा, और 167 इसका स्विंग लो था वीकली चार्ट पे 3 मार्च का 168.37, ये इमीडिएट टारगेट था। और अब यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक जरूर दे सकता है, क्योंकि फिफ्थ डाउन वीक है, बट इवेंचुअली 168 रुपए के नीचे जब क्लोज करेगा, लंबी लंबी डाउनसाइड खुलेगी 86 रुपीज तक की, विच इज मंथली ऑर्डर फ्लो। तो एक प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, मंथली ऑर्डर फ्लो 82.95 खुलेगा अगर 168 के नीचे क्लोज किया है। जिसको फ्लैग पैटर्न पढ़ने का शौक है, मंथली चार्ट लगा के देख लीजिए। ऐसा डंडा नीचे की तरफ बढ़ा है, झंडा ऊपर की तरफ बना है, और ब्रेकडाउन आ रहा है। नहीं, कहाँ जैन साहब, कहाँ डंडा है, कहाँ झंडा है? सर पोल एंड फ्लैग पैटर्न अब इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डंडा नीचे की तरफ आया है, झंडा ऐसे ऊपर की तरफ आया है, ब्रेकडाउन आ रहा है। अगले 6-8 महीना 1 साल में अगर ये 82 रुपए 95 पैसे दिखे, तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और जिसको डाउट है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतने नीचे कैसे आ जाएगा, एक बार वापस से इज माई ट्रिप का चार्ट खोल के देख लीजिए, जहाँ बाइंग क्लाइमेक्स बना था। एनीवेज, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में पटेल साहब का एक सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि इनको के पास 500 रुपए के दाम पर शेयर है और करीब करीब 8 से 9% का लॉस हो रहा है, क्या करें, एवरेज करें, बने रहें, निकल जाएं? सर देखिए, अब शेर से मोहब्बत कर लेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। 466 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, मल्टीपल टाइम्स हमने कन्वे किया था। दूसरी चीज, लॉन्ग रहना ही नहीं था। 31 अक्टूबर को टारगेट अचीव हुआ था, वहां से बेच के नए ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए था। 466 के आसपास बन सकता था, जो नहीं बना, ब्रेकडाउन आ गया। अब 435 आएगा, शायद वहां बनेगा। अब शायद के चक्कर में होप इज नॉट ए गुड ट्रेडिंग प्लान। एचटीबीएल हम देख ही रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट हमने देखा ही, मल्टीपल सपोर्ट तोड़ते हुए। कहाँ बेस बनेगा ये किसी को नहीं पता, तो लेट द बेस फॉर्म, उसके बाद ब्रेकआउट पे लीजिएगा। तो पहले एक बारी बेस बनने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट पे लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है, अभी के लिए ही राय है। अच्छा, तिलक नगर की बात हो रही तो जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स भी देख लो, वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है, डीआई के आसपास है, वहां क्या करें? तो यूनाइटेड स्पिरिट तो हम लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि नीचे बेस बन के ब्रेकआउट आया है, ट्रेडर्स के टारगेट कंप्लीट हो गए थे 31 अक्टूबर को। ये पूरा एक्यूमुलेशन इन्वेस्टर्स का है, और 1428 प्रोटेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लें, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई मिल जाएगा आपको। बल्कि मेरे हिसाब से 2000 रुपए जा रहा है, बट आप ऑल टाइम हाई का टारगेट पकड़िए, क्योंकि वहां पे जनरली एक पुल बैक कंसोलिडेशन करेक्शन होता है, उसके बाद फिर एक्सटेंशन मिलता है। तो एक राय आपको दी गई है, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी देख सकते हैं अदरवाइज। कुंज बिहारी जी के पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर हैं, 140 शेयर 295 रुपए के दाम पे, और कैस्ट्रॉल के शेयर हैं 50 शेयर 218 रुपए के दाम पे, क्या लॉस बुक करें? सर अगर आप ट्रेडर हैं तो दोनों गलत स्टॉक हैं, इन्वेस्टर हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 3 साल के लिए बहुत बेहतरीन है। कैस्ट्रॉल में लॉस बुक कर लीजिए, 158 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो कैस्ट्रॉल में लॉस बुक कर लीजिए, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर एक राय आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मनाली पेट्रो 67 रुपए की बाइंग है राहुल राज साहब की, और खादिम के शेयर लिए हैं, आईपीओ प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर मनाली पेट्रो में फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है 60 रुपए के आसपास। अगर ये कंफर्म होता है तो आपका टारगेट खुलेगा मंथली ऑर्डर फ्लो विच इज एट 41.89 के अराउंड। 41.89 का टारगेट खुलते हुए दिख रहा है। 60 के नीचे ब्रेकआउट कंफर्म, ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आ ही जाएगा। तो एक राय आपको दी गई है मनाली पेट्रो, और एक खादिम को लेकर कोई राय? खादिम 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 में भी ब्रेकडाउन है सर। आईपीओ के बाद से कंटिन्यू गिरा था, वापस ऊपर आया।
एक आईपीओ बेस ब्रेकआउट 375 पे फेल किया है, तो 172 का टारगेट दिख रहा है। 172 आए तो दोबारा सवाल देखेंगे वहां पे कि और ब्रेकडाउन आएगा कि वहां पे बॉक्स की फॉर्मेशन होगी। तो एक राय आपको दी गई है खादिम्स के रेफरेंस में भी। जुआरी एग्रो पे संजीव कुमार साहब सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने 260 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, तो क्या इसमें प्रॉफिट मतलब इसमें बुक कर लें इसको या होल्ड कर सकते हैं? जुआरी एग्रो, जुआरी एग्रो 258 का सपोर्ट जोन रीटेस्ट होना था, ये उसके नीचे गया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया, अर्निंग्स गैप के साथ वापस उसके ऊपर आया, फिर 15-20 दिन का पुल बैक, एकदम शैलो पुल बैक लेके उसको रिटेस्ट किया और आज बड़ी कैंडल के साथ चल रहा है। 2423% वॉल्यूम राइज है, 5.9 मिलियन का। रेजिस्टेंस जोन है 301 रुपए की, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो 388 का टारगेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए ही ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 258 का बनेगा। तो 258 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। पूनम जी का सवाल आ रहा है कि केपीईएल इन्होंने 203 रुपए के दाम पे लिया था और अब नीचे आ गया है, क्या फर्दर ऐड कर सकते हैं? केपीईएल, केपीएल एडिंग जोन में आ रहा है 349 362 के, लेकिन बुलिश एविडेंस मिलने पे ही ऐड करना है। मेजर सपोर्ट जोन के पास है, जैसे ही बुलिश एविडेंस मिले लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल दूर रहिए, ट्रेडिंग वाला काउंटर है नहीं। तो आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर सोच रहे हो तो ट्रेडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ अदरवाइज आप अगर होल्ड करना चाह रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है आरएस इंफ्रा को लेके, प्रेम आहूजा साहब का। 160 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? आरिस इंफ्रा 135 के नीचे स्टॉप लॉस कट चुका है, एग्जिट कर लीजिए। 135 140 की जोन जब रिक्लेम हो तो री एंटर कर सकते हैं। तो एक लेवल बताया गया है सिद्धेश्वर, नहीं सिद्धेश जी का एक सवाल है एजीआई इंफ्रा का, मेंबर भी हमारे। अभी पूछ रहे हैं कि इसमें क्या व्यू आप लेके चल रहे हो, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? सर ये लगभग 90, ये स्टॉक हम लगभग कवर कर रहे हैं 119 रुपए के आसपास से लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया है, आज वापस से हमने बाई दिया है, रिस्क फ्री हो चुका है। एजीआईएल 288 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 320 तक का टारगेट खुल जाएगा। आज की जो प्राइम ऑफिस इंडिकेशन थी, मेरे को लगा था कि निकल जाएगा, नहीं निकला, अटक गया है। हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, 288 के ऊपर बड़ी मूव बनेगी। ओके। इसके अलावा अदानी एनर्जी, ये थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं क्या, ये अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल हाँ, ट्रेडर हैं तो बिल्कुल ना। नहीं, आप कह रहे हो कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ? बिल्कुल। ओके। वेद, नहीं, वेदांता हो, अच्छा ये इनका एक सवाल है कि वेदांता पे आप कोई व्यू रखते हो अपना मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म में तो 700 से 800 रुपए का व्यू है। शॉर्ट टर्म में अभी ट्रेडिंग वाला टारगेट 536 का अचीव हुआ है, तो पुल बैक दे रहा है। कल भी पुल बैक था, आज भी 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके ऊपर आया है। फर्दर एविडेंस मिलता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से 570 575 के लिए बाई कर सकते हैं ऑन कंफर्मेशन एंड एविडेंस, जो अभी मिसिंग है। बट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 400 रुपए से हम बाई दे रहे हैं, 700 रुपए का टारगेट है। ओके। अनीश सिंह साहब पूछ रहे हैं कि सर अशोक लेलैंड में कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है क्या, और इस पॉइंट पर एंट्री ली जा सकती है क्या? आपको दिख रहा है कि कप एंड पैटर्न, अगर है तो जरा समझाइए। सर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 126 पे आया है, जिसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। अब अशोक लीलैंड लेने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में स्टैन विंस्टीन भी पढ़ लीजिए। 1 2 3 4 बेस निकल चुके हैं और जनरली फोर्थ बेस के बाद फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगती है। तो ये फिफ्थ बेस अगर बनाता है तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। मेरे लिए अशोक लीलैंड की कहानी खत्म हो चुकी है। तो अशोक लेलैंड की कहानी ऐसे तो एक्चुअल में खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है जैन साहब को। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हो। ईडल वाइस के ऊपर एक सवाल है, 106 रुपए के दाम पे ले रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए?
इडलवाइस नहीं चल रहा है, 120 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही फिर बुलिश अप मूव में आएगा 141 के टारगेट के लिए। तब तक इस स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए। 120 का फेलियर है, प्रोबेबली 100 रुपए, और 100 टूटता है तो 88 तक जा सकता है। बाइंग अगर करना है तो 120 निकलने के बाद ही करना है, उसके पहले नहीं करना है। ओके। संधार टेक ले रखा है रॉय साहब ने, करीब 580 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी स्टॉक के अंदर। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं। आप कैसे देख रहे हो इसे? शानदार में लास्ट वीक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है, 560 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी था, नहीं टिक रहा है 3-4 दिन से। इवेंचुअली एक आध दो हफ्ते शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। 560 के ऊपर अगर टिक गया तो 720 का टारगेट खुल जाएगा। 560 के ऊपर टिक गया तो 720 शायद यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसको आप देख लेना। M&M पे तुषार अग्रवाल से आप पूछ रहे हैं क्या व्यू है आपका? वैसे भी चला बहुत है पीछे की तरफ, अभी क्या करना चाहिए इसमें? एमएनएम में भी सर अब स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है, हालांकि मेरे को 4,4200 रुपए दिखता है, बट अब आप बहुत लंबे स्टॉप लॉस या बहुत लंबे समय के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं। अब आपको मैंडेटरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना होगा, जो अभी 3570 के नहीं 3533 के आसपास प्लेस्ड है। तो 3533 का स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी टर्म पोर्टफोलियो में इसको रखे हुए हैं। एक सवाल श्रवण सिंह साहब का है कि ड्रेजिंग में फ्लैग पैटर्न है क्या वीकली पर, और एसीसी में बॉक्स रेंज में बाय करना चाहिए क्या? ड्रेजिंग बिल्कुल फ्लैग पैटर्न है, लेकिन आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। अगर आपको लेना ही है तो सुबह भी हमने बताया था, इंडस टावर में वीकली पे फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है। लगभग 410 रुपए के आसपास हमने बाई दिया है, 407 का ब्रेकआउट है। 450-60 रुपए कहीं तक टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो अगर वीकली फ्लैग प्ले आउट ही करना है तो आपको इंडस टावर में करना चाहिए, ना कि ड्रेजिंग कॉर्प में। और ये एसीसी में बॉक्स रेंज में बाय करना चाहिए क्या? यहाँ क्या है? इसका तो सवाल का जवाब आपको एशियन पेंट्स ज्यादा अच्छा दे पाएगा। एशियन पेंट्स बॉक्स लो के पास जो एक्यूमुलेट किया है 2300 2300 की रेंज में, आज 2900 2950 रुपए खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉस देगा तो आपका इम्पेशेंस नेचर देगा। एसीसी आपको लॉस नहीं दे सकता, वो ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो इसमें बॉक्स किधर है अंशुल सर? मुझे तो कहीं बॉक्स दिखा नहीं। सर 3 मार्च 2025 से एक छोटा बना हुआ है, और बड़ा बॉक्स देखेंगे सितंबर 2021 से बनता हुआ दिख रहा है। मैं समझ गया कि आप टांग खींचने वाला बॉक्स पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ नहीं होता ना, आपकी जगह पे होता। सो इसीलिए पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉक्स कहाँ है। वो चार्ट जरा दिखाइए डॉक्टर साहब, इसका 1 साल का या 1.5 साल का। मुझे तो कहीं एक ऐसा साल कोई बॉक्स ऐसा 5 साल दिखा के नहीं बॉक्स, कि। 5 साल में डॉक्टर आएगा साहब सर, जरा 5 एक ईयर साल का चार्ट है। चार्ट दिखा दीजिए। इसमें तो एक एक दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है ये पिछले 1 साल से। इसमें बॉक्स किधर तो है? उसी को बॉक्स कहते हैं सर, उसी को बॉक्स कहते हैं। अच्छा, रेंज में चलने को रेंज बॉक्स कहते हैं? बॉक्स, जी। आप खींचने पे आ गए हैं, आपसे कौन अम, जीतेगा। अरे नहीं नहीं, मैं सच में जैन साहब आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक बार आप क्लास लेके भाग गए, उसके बाद कभी हाथ ही नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो पकड़ते हैं, खैर एनी बेस। रोहित राज साहब पूछ रहे हैं कि एस्टर डीएम और एबीडीएल में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या 4 से 5 महीने के लिए? एस्टर डीएम और एबीडीएल, एबीडीएल में अभी नहीं। एबीडीएल में भी कंसोलिडेशन जाएगा, वीकली चार्ट पे भी 10 कैचअप हुआ है, ये प्रोबेबली मंथली चार्ट का वेट करेगा, तो 2-3 महीने समय लगेगा इसको डेवलप होने में। उसके बाद बनेगा। स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम खींचेगा। एस्टेडियम में फाइनली ब्रेकआउट फेल हो रहा है 649 के नीचे। लॉन्ग लिक्विडेशन में 569 तक का टारगेट खुलते हुए दिख रहा है, आज ही ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है। ओके, तो एस्टर डीएम और साथ साथ एबीडीएल दोनों पर आपने राय सुनी। न्यूजन सॉफ्टवेयर के 1,000 शेयर हैं दीपक तोमर साहब के पास 1,040 रुपए के दाम पे, और केपीआईटी के करीब 1,200 शेयर हैं 1,270 रुपए के दाम पर।
क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो न्यूजेन तो नीचे लग रहा है। न्यूजेन में बॉक्स का ब्रेकआउट फेल आया था 966 के अराउंड, तो बॉक्स का लो है 811, ये आ सकता है स्टॉक आराम से। तो न्यूजेन में तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं दिख रही है। केपीआईटी भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, लगभग बाइंग क्लाइमेक्स के सारे टारगेट 1027 पे कर चुका है, बट 1027 1414 इस रेंज में है। एनी डे आपको अगले 1 डेढ़ 2 साल में आप देखेंगे तो आपको आईटीबीज या लार्ज कैप स्टॉक कई गुना ज्यादा रिटर्न दे चुके रहेंगे कंपेयर टू दिस स्टॉक। तो लैगार्ड है, इससे दूर रहना चाहिए। तो लगाड़ रहेगा तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राजेश एक्सपोर्ट नीति रस्तोगी जी के पास है 451 के लेवल पर, और ये 2 साल से स्टक है इसमें। अब क्या करना चाहिए? सर अगली बार 2 3 साल ना फंसना हो तो वीकली चार्ट लगा के 10 20 50 मूविंग एवरेज जरूर लगा लीजिएगा। बेरिश क्रॉसओवर आया था 590 पे और अब तक कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं है। लो बन चुका है 152 रुपए का। फिलहाल बॉक्स में है तो प्रोबेबली दोनों साइड जा सकता है। बॉक्स हाई ब्रेकआउट मिलता है 215 तो बाउंस बैक करेगा, और बॉक्स लो 170 के आसपास है, वो तोड़ा तो लंबी डाउन साइड खुल सकती है। बट बॉक्स के अंदर है तो ये कहना मुश्किल है कि किस साइड जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट कम है। हम्म, डॉक्टर आबिद बोल रहे हैं कि अंशुल सर, उन्होंने आपके कहे अनुसार विलियम और नील की किताब पढ़ी है, और टेक्निकल एनालिसिस को और सीखने या समझने के लिए कोई और किताब अगर आप उन्हें समझा पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो है क्या बुक? सर देखिए, हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग होता है। इंडेक्स और कमोडिटी ट्रेड करना है तो एसएमटी सीखना पड़ेगा आपको। लार्ज कैप ट्रेड करना है तो आपको वाइकॉफ पढ़ना होगा। और मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप ट्रेड करना है तो विलियम ओनील के साथ आपको स्टैन विंस्टीन और मार्क मिनर्विनी, ये दो राइटर्स की बुक्स और पढ़नी पड़ेंगी। नहीं जैन साहब, ऐसा क्या है, जब मैंने बुक आपसे मांगता हूँ कि कोई बुक पढ़ने के लिए बता दो, तो मुझे तो आप आड़ी टेढ़ी किताबों के नाम बताते हो जो बता भी नहीं सकता, और यहाँ पर आप एक के बाद एक टेक्निकल और फंडामेंटल ज्ञान दे रहे हो। ऐसा क्यों? हमें भी सिखा दो थोड़ा बहुत। अब ये छोड़ो, ऑफ कैमरा बात से बात करेंगे। करूंगा, छोड़िए, तो आप रहने दो। अच्छा, एक सवाल आया है रिंकू जी का। आईआरसीटीसी के शेयर ले रखे हैं, एक तो आपके फैन है, प्रशंसक हैं। 750 रुपए के दाम पे उन्होंने 1800 शेयर ले रखे हैं आईआरसीटीसी के। कोई टारगेट या स्टॉप लॉस बताना ना 1 साल के लिए। सर 706 का सपोर्ट था, वो टूट गया है। आईआरसीटी के सी के साथ दिक्कत ये है कि गेहूं के साथ घुन पिस रही है। बाकी रेलवे काउंटर टूट रहे हैं तो इसमें भी सेलिंग आ रही है, जबकि मोनोपोली है, रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, इसको इतना टूटना नहीं चाहिए। तो मतलब फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल की यहाँ पे डिबेट हाईएस्ट होगी कि फंडामेंटल अच्छे हैं बट टेक्निकली 706 के नीचे वीक है। प्रोबेबली आपको एक बार 619 तक दे सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, बहुत ज्यादा बेच के नीचे लेने की कोशिश में ऐसा ना हो फंडामेंटल कैचअप करे और ये वर्टिकली चलने लगे, तो समय देना ज्यादा आइडियल सॉल्यूशन होगा इस स्टॉक में। हम्म। एक सवाल आया है सुमी साहब का। वो पूछ रहे हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 154 रुपए के दाम पे बाय है, क्या फिर से अपसाइड जाएगा, और कहाँ इन्हें फर्दर ऐड करना चाहिए? 1 साल का इनका व्यू है। तो देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में किसी भी कीमत पे 211 रुपए के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है। 211 के ऊपर भी अगर लॉन्ग रहना है तो आपके ओवरऑल जो आपकी कैपिटल है उसका 1-8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जिस दिन 187 टूटा, ये मुंह के बल गिरेगा 139 तक। मैं इस स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव देखना ही नहीं चाहूंगा। हम्म। एक नेक्टर लाइफ साइंसेज पे ब्रजेश पांडे जी का सवाल आया है। इन्होंने बायबैक के लिए इसमें एंटर किया है, मतलब एंटर करने की इच्छा रखी है। क्या एंटर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज मतलब दर्शकों को बता देता हूँ। आप नोटिस कीजिए, नेक्टर लाइफ साइंसेस में कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट बनाता है। जैसे एक दूसरे शो में सवाल आया था क्या स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 165 हफ्ते का कप एंडल ब्रेकआउट 46 रुपीज पे बना था सितंबर 2024 वाले वीक में, जहाँ 790% वॉल्यूम राइज था 52 मिलियन का। अगले हफ्ते डोजी बना, उसके अगले हफ्ते वर्टिकल डाउन मूव में ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जिसने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 50 रुपए के आसपास बाई हुआ था 46 का, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये जो 52 मिलियन के शेयर बाई हुए थे,
इनकी लिक्विडेशन आते आते स्टॉक 14 रुपए 50 पैसे का लो बना चुका है। तो कहाँ 46 रुपए का स्टॉप लॉस काट के आप जान बचा सकते थे। जिसने नहीं काटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के रख लिया कि मेरे पास 2 साल 5 साल का समय है, 14 रुपए का लो बन गया। तो मिड कैप स्मॉल कैप और ये तो माइक्रो कैप है, अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के बिना आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अब बाउंस बैक दे रहा है, बाउंस बैक में 2150 का रेजिस्टेंस है, जो 50 मंथ मूविंग एवरेज भी है और स्विंग स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस भी है। अगर ऊपर जाना है तो 21.5 के ऊपर टिकना होगा, तब आपको 27-28 तक मिल सकता है। बट ओवरहेड सप्लाई जो ये 60 रुपए के आसपास से 14 रुपए 12 रुपए 13 रुपए तक की बनी है, ये कहीं ना कहीं ओवरटेक करेगी। अब इस वीक में 982% वॉल्यूम राइज है 80 मिलियन का, एक प्रोबेबिलिटी है 27-28 तक जा सकती है, बट मैं बाइंग नहीं करूंगा इस काउंटर में, मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड लिस्ट में डाल दूंगा। ओके, रफीक साहब पूछ रहे हैं, पहले तो आपके फैन है, प्रशंसक हैं, उन्होंने टाइटल ले रखा है 3811 रुपए के दाम पर, और नई एंट्री करने की बातचीत हो तो कहाँ करें, एक सवाल। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में क्या करें, दूसरा सवाल। और अगर आईटी ईटीएफ लेना हो तो कौन सा ईटीएफ लिया जाए। आईटीटीएफ में तो सर आप आईसीआईसीआई का देख लीजिए, वो बेहतरीन है। आईटीटीएफ वो देख लीजिए, ठीक ठाक आईटीटी है कि नहीं। IT20 देख लीजिए, IT20 निपॉन इंडिया का, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम है। IT20 देख लीजिए, आपको ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। टाइटन में ये चीज याद रखिए सर, टाइटन इज अ लार्ज कैप स्टॉक, तो ब्रेकआउट्स इसमें बाय नहीं करते हैं। ब्रेकआउट हम मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में करते हैं, हमेशा लार्ज कैप डिप्स पे बाय किए जाते हैं। तो फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है 3600 के आसपास ट्राई कीजिए, या कोई नया स्ट्रक्चर बनने दीजिए। फिलहाल एंट्री का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, 3600 के अराउंड डिप मिलती है, एक बार वहां पे ऑन एविडेंस ट्राई कर सकते हैं। है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, 4200 रुपए जा रहा है।